Okay, so a very good morning, good evening to all of you. And before I start today's discussion, just before starting टेक्निकलिटीज एक बार चेक कर लेते हैं आप तक स्क्रीन ठीक से पहुंच रही है, आपको आवाज मेरी ठीक से सुनाई दे रही है। जस्ट कंफर्म मी थ्रू द चैट बॉक्स। ये चैट बॉक्स हमारा कम्युनिकेशन का मीडियम रहेगा, ठीक है। तो आवाज आप तक ठीक से पहुंच रही है, आप स्क्रीन ठीक से देख पा रहे हो। यस सर, परफेक्ट परफेक्ट। तो साइली, मयूरी, अनिकेत ने मुझे कंफर्म किया है। आवाज में कोई ब्रेक तो नहीं आ रहा है ना? क्लियर आवाज आ रही है अब तक? परफेक्ट परफेक्ट, राइट। सो विथ योर कंफर्मेशन, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। कहानी में अब तक अगर आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर में जो है हमने कल के लेक्चर में सिटीजनशिप से रिलेटेड डिस्कशन शुरू किया था, जहां पे हमने देखा कि पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय राज्य घटना का आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 ये सिटीजनशिप से रिलेटेड है। और फिर हमने देखा था कि भारत में रहने के लिए तो जो है विदेश के लोग भी यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन भारत में रहते वक्त अगर हमें भारत का नागरिकत्व प्राप्त है तो कुछ विशेष अधिकार हमें नागरिकत्व बहाल होने की वजह से मिलते हैं। जहां पे हमने देखा कि भारतीय राज्य घटना के अनुसार कुछ फंडामेंटल राइट्स जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29, 30, इसके अनुसार भारतीय राज्य घटना ने जो अलग अलग तरह के फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार दिए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। यानी बाहर का कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है तो उनको ये मूलभूत अधिकार वहां पे उपलब्ध नहीं होंगे। इसके सिवा हमने ये भी वहां पे देखा है कि अलग अलग तरह के पद, जहां पे हमने देखा प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, आपको लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां पे बनना है, या आपको जो है पंचायत राज का इंस्टीट्यूशन वहां पे लड़ना है, या स्टेट लेजिस्लेचर का वहां पे जो है चुनाव लड़ना है, तो जिसे हम कहते हैं कंटेस्टिंग द इलेक्शन, उसके लिए सिर्फ भारतीय नागरिक ही उसके लिए पात्र होंगे। सिमिलरली कुछ एग्जाम्स, जैसे हमने कहा कि फॉर एग्जांपल यूपीएससी का एग्जाम, आप भारत का नागरिक होना उसके लिए जो है जरूरी है। सो अलग अलग तरह के चुनाव लड़ना, उसके साथ ही अलग अलग चुनावों में मतदान करना, यह अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। सिमिलरली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसका अगर आपको जज बनना है तो उसके लिए भी भारतीय नागरिक ही वहां पे पात्र है। इसका मतलब कुछ अधिकार, कुछ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध होते हैं। इसके लिए नागरिकत्व का जो है वो विशेष महत्व होता है। ये ऑलरेडी जो है कल डिटेल में हमने ये चीज देखी थी। इसके साथ ही कल की चर्चा में मैंने आपको डिटेल में कुछ कंसेप्ट वहां पे समझाए थे कि एग्जैक्टली पासपोर्ट का मतलब क्या, वीजा विच इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ टेम्पररी परमिशन, स्टे करने के लिए किसी देश में, उसके लिए जो आपको परमिशन मिल रही है उसे हम वीजा कहते हैं। पासपोर्ट आपकी आइडेंटिटी ऑफ सिटीजनशिप वहां पे होती है। और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के निवासी, ये कंसेप्ट क्या है, ये भी कल हमने डिटेल में वहां पे देखा था। और हमने कल की चर्चा में वहां पे देखा था कि जब भारतीय राज्य घटना बनी 26 नवंबर 1949 को, और इस भारतीय राज्य घटना के अनुसार 26 जनवरी 1950 से भारतीय राज्य घटना के अनुसार हमारा सारा कारोबार शुरू हो गया। सो एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 से जब भारत का सारा कारोबार शुरू हुआ तो भारत का नागरिक कौन रहेगा, इसके बारे में जानकारी आपको आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 में वहां पे मिलेगी। यानी भारत देश स्वतंत्र हो गया, भारतीय राज्य घटना अस्तित्व में आ गई, और उसके अनुसार भारत का नागरिकत्व किसको बहाल किया जाएगा, कौन कौन भारत का नागरिक कंसिडर किया जाएगा, इसकी जानकारी भारतीय राज्य घटना में दी थी।
लेकिन भारतीय राज्य घटना में जो भारतीय राज्य घटना का आर्टिकल 11 है, उस आर्टिकल 11 में क्लियर कट लिखा गया है कि इसके आगे भारत के नागरिकत्व से संबंधित जो कोई कानून बनेंगे, जो कोई नियम बनेंगे, उन नियम को बनाने का अधिकार, उस कानून को बनाने का अधिकार पूरी तरीके से भारत के पार्लियामेंट को, भारत के संसद को होगा। So Indian Parliament has been given the authority to make the laws, to make the various regulations related with the citizenship of India. और इसी आधार पर सबसे पहले भारत के पार्लियामेंट में 1955 में एक महत्वपूर्ण कानून बनाया भारत के नागरिकत्व से संबंधित, जिसे हम कहते हैं इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये जिसे हम कह सकते हैं काइंड ऑफ मदर लेजिस्लेशन, एक जो है मूलभूत बेसिक इस तरह का भारतीय नागरिकत्व से संबंधित ये कानून था। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1955 के बाद में अलग अलग समय पर जैसी जरूरत पड़ी वैसे इस कानून में जो भारतीय नागरिकत्व से संबंधित है, भारतीय संसद ने इस कानून में समय समय पर अमेंडमेंट्स किए, समय समय पर सुधारणाएं की, समय समय पर बदलाव किए। तो अब तक भारत की राज्य घटना के अनुसार ये जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो बनाया गया था, इसमें अब तक 8 बार बदलाव किए गए हैं। करेक्ट? सो टोटल 8 times the amendment has been done as far as the citizenship act related to Indian citizenship is concerned। तो इसके बारे में भी जो है कल हमने चर्चा की थी, और कल की चर्चा में हम यहां तक पहुंचे हैं कि भारत में अगर किसी को नागरिकत्व प्राप्त करना है तो 5 अलग अलग तरीके हैं जिसके माध्यम से भारत में नागरिकत्व प्राप्त किया जा सकता है। और उसके साथ ही हमने देखा कि 3 तरीके हैं जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति का भारत का नागरिकत्व उससे जो है वो हटाया जा सकता है। तो ये 5 कौन से तरीके हैं, ये कौन से 3 तरीके हैं जिसके माध्यम से भारत का नागरिकत्व हटाया जा सकता है, इन सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। बट उसके पहले हमें यह समझना होगा कि 26 जनवरी 1950 भारतीय राज्य घटना बन गई, और भारतीय राज्य घटना के अनुसार इस दिन से 26 जनवरी 1950 से जो है भारतीय राज्य घटना के अनुसार पूरे भारत का एक तरीके से राज कारोबार चलना शुरू हो गया। तो 26 जनवरी 1950 को कौन से लोग थे, भारतीय राज्य घटना के अनुसार कौन भारत का नागरिक माना जाएगा एज ऑन 26 जनवरी 1950, तो उसको समझने के लिए आपको ये चार्ट देखना पड़ेगा। 26 जनवरी 1950 को देयर वेर 4 कैटेगरीज। आप मान सकते हो कि ये 4 कैटेगरी के लोग हैं। इन 4 कैटेगरीज के लोगों को मैं बात कर रहा हूं 26 जनवरी 1950 की। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक कौन माने गए? भारतीय नागरिक ऐसे माने गए जो 26 जनवरी 1950 को भारत में रहते हैं, या जो लोग भारत में पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए हैं। जैसे हमें पता है 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन हमें यह भी पता है कि उसी वक्त पार्टीशन ऑफ इंडिया हो गया, भारत और पाकिस्तान ये अलग अलग देश हो गए, और बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान चले गए। तो पाकिस्तान से भारत में आए हुए लोग माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, तो उनसे रिलेटेड भी कुछ कंडीशंस हमने रखी। वो भी लोग 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक हो सकते हैं, या ऐसे लोग जो भारत में नहीं रह रहे हैं, दूसरे देश में रह रहे हैं, लेकिन उनको भी भारत का नागरिकत्व दिया जा सकता है। और चौथा कैटेगरी ऐसे लोग जो भारत में थे लेकिन भारत से पाकिस्तान में माइग्रेट हो गए 1 मार्च 1947 के बाद में, क्योंकि पार्टीशन ऑफ इंडिया वाला सारा मामला चल रहा था, बहुत सारी मारकाट वहां पे हो रही थी, और उसमें जो है पार्टीशन ऑफ इंडिया जब वहां पे हुआ तो कुछ लोग जो है भारत के होते हुए भी पाकिस्तान में चले गए, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो भारत में बसने के लिए फिर से वापस आ गए। तो भारत से पाकिस्तान गए हुए लोग और फिर से वापस आए हुए लोग, या पाकिस्तान से भारत में आए हुए लोग, या भारत से बाहर रहने वाले लोग लेकिन जिनको भारत का नागरिक बनना है, या जो ऑलरेडी 26 जनवरी 1950 को भारत में रह रहे हैं, ऐसे 4 कैटेगरी वाले लोगों को 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिकत्व दिया गया। तो पहली कैटेगरी हम कंसीडर करेंगे कि 26 जनवरी 1950 को जो लोग ऑलरेडी भारत में रह रहे हैं, तो उनके बारे में क्या नियमावली थी?
अगर आपका भारत में जन्म हुआ है या आपका भारत में भी जन्म नहीं हुआ, आपके जो पेरेंट्स है, आपके जो माता पिता है, उनका भारत में जन्म हुआ है, या आपके माता पिता का भी भारत में जन्म नहीं हुआ है, आपका भी भारत में जन्म नहीं हुआ है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को अगर वो डेट हम कंसीडर करेंगे तो उसके कम से कम 5 साल तक, यानी 1950 - 5 यानी 1945 से आगे कम से कम 5 साल तक अगर आप भारत में ही रह रहे हैं तो ये तीनों तरह के लोग, इनको भारत का नागरिकत्व प्रदान किया गया। आप बैकग्राउंड में रखो, हम 26 जनवरी 1950 को है, तो 26 जनवरी 1950 को जो है कौन भारत के नागरिक कंसीडर किए जाएंगे? नंबर 1, आप भारत में रह रहे हो क्या? हाँ। अच्छा, आप भारत में रह रहे हो तो आपका भारत में जन्म हुआ है क्या? आंसर इज यस। ओके, आप भारत के नागरिक। सेकेंड, ठीक है, आपका भारत में जन्म नहीं हुआ, लेकिन आपके माता पिता, इनका भारत में जन्म हुआ है क्या? उनके आप बेटा या बेटी हो क्या? इफ द आंसर इज यस, हम बोलेंगे यस, आपको भारत का नागरिकत्व दिया जाएगा। या तीसरा कैटेगरी, आपका भारत में जन्म भी नहीं हुआ है, आपके माता पिता भारत के भी नहीं है, लेकिन एज ऑन 26 जनवरी 1950 कम से कम इसके पहले 5 साल से आप भारत में ही रह रहे हो, आपको भारत का नागरिक बनना है, तो आपको जो है भारत का नागरिकत्व दिया जाएगा। सो फर्स्ट कैटेगरी, जो भारत में उस वक्त रहने वाले लोग हैं, उनको भारत का नागरिकत्व दिया गया अगर ये तीन में से एक कंडीशन वो फुलफिल करते हैं। दूसरी कैटेगरी, आप जो है उस वक्त 26 जनवरी 1950 को भारत में नहीं रह रहे हो, लेकिन आप जो है पाकिस्तान से भारत में आए हो। जैसे मैंने कहा, बैकग्राउंड है पार्टीशन का, तो बहुत सारे भारत के लोग पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान के लोग भारत में आए, और ये सारी जो उथल पुथल वहां पे हो रही है, उस वक्त अगर पाकिस्तान में गए हुए लोग भारत में वापस आ गए और उसके साथ ही अगर उस व्यक्ति के पेरेंट, उस व्यक्ति के माता पिता या उस व्यक्ति के दादा दादी भारत देश स्वतंत्र होने के पहले जो अनडिवाइडेड इंडिया था, यानी इंडिया पाकिस्तान एक ही था, अगर उस व्यक्ति के माता पिता या उस व्यक्ति के दादा दादी अगर भारत के नागरिक है और वो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आया है और 19 जुलाई 1948 दैट इज द डेट, अगर वो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में 19 जुलाई 1948 के पहले आया है और वो भारत में नागरिक बनने के लिए उसने अगर रजिस्ट्रेशन किया है और कम से कम पिछले 6 महीने से वो भारत में रह रहा है, तो पाकिस्तान से भारत में माइग्रेटेड हुए हुए लोगों को भी भारत का नागरिकत्व दिया गया। दैट इज द सेकेंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी, आप जो है भारत में नहीं रहते हो, भारत के बाहर रहते हो, आप जो है पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हुए भी नहीं हो, आप किसी दूसरे देश में हो और आप जो है दूसरे देश में रहते हुए भी आपको भारत का नागरिक बनना है, तो ऐसा व्यक्ति अगेन जिसके माता पिता या जिसके दादा दादी ये अनडिवाइडेड इंडिया यानी 1947 के पहले का भारत, उसके वो नागरिक थे, और इनके बच्चे, इनके पोते जो फिलहाल के लिए यानी 26 जनवरी 1950 को भारत से बाहर रह रहे हैं लेकिन उनको भारत का नागरिक बनना है, तो इन्होंने क्या करना अपेक्षित है? जिस किसी देश में आप रह रहे हो उस देश में भारत की जो वकीलाती है, यानी भारत का जो कॉन्सुलर ऑफिस है, वहां पे जाके आपने रजिस्ट्रेशन करना है और आपने बोलना है कि मुझे भारत का नागरिक बनना है। मेरे माता पिता या मेरे दादा दादी ये 1947 के पहले का जो अखंड भारत था उसके वो नागरिक थे, उसके वो हिस्सा थे, और मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूं। तो ऐसे भी लोगों को जो भारत से बाहर रह रहे हैं उनको भी 26 जनवरी 1950 को नागरिकत्व दिया गया। सो सी द कैटेगरी, जो 26 जनवरी 1950 को भारत में रह रहे हैं और इन तीन में से एक कंडीशन फुलफिल करते हैं, भारत के नागरिक। जो पाकिस्तान से भारत में माइग्रेटेड हुए हैं और कुछ कंडीशंस फुलफिल करते हैं, 19 जुलाई 1948 के पहले वहां पे आए हुए हैं, उनको हमने भारत का नागरिक बनाने के लिए जो है अलाउ कर दिया। तीसरी कैटेगरी, भारत के बाहर वो रहते हैं लेकिन उनके दादा दादी या उनके माता पिता ये अखंड भारत के हिस्सा थे, और ये जो पोता पोती या लड़का लड़की भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, भारत का सिटीजन बनना चाहते हैं, और उन्होंने दूसरे देश के कौंसिल वहां पे वकीलाती में, भारतीय वकीलाती में अगर रजिस्टर किया तो उनको भी हम भारत का नागरिक बना देंगे। या ऐसे व्यक्ति जो माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान को इंडिया से, क्योंकि एक तरीके से जो है भारत और पाकिस्तान अलग अलग होने वाले हैं, वहां पे
वहां पे पार्टीशन का सारा मामला चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। और 1 मार्च 1947 से पहले, 1 मार्च 1947 के बाद में ये जो है पाकिस्तान में माइग्रेट हुए, लेकिन कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद उनको पता चला कि जो है पाकिस्तान में सिचुएशन ठीक नहीं है, हम भारत का ही हिस्सा बनना चाहते हैं। इसके लिए फिर से रीसेटलमेंट के लिए अगर वो भारत में आए और कम से कम 6 महीने से भारत में रह रहे हैं और उस वक्त उन्होंने भारत का नागरिक बनने के लिए अगर अप्लाई किया है, तो उन लोगों को भी भारत का नागरिक बनने के लिए हमने अलाउ कर दिया। तो एज ऑन 26 जनवरी 1950 कौन से लोग थे जिनको भारत का नागरिकत्व प्रदान किया गया? ये 4 कैटेगरीज वाले लोग, इनको जो है 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिकत्व बहाल किया गया। ओके, और इसके बाद में जो है हमारा कारोबार शुरू हो गया, भारत के नागरिक कौन है वो पता चल गया। लेकिन जैसे मैंने कहा, आर्टिकल 11 के अनुसार भारतीय राज्य घटना ने ही वहां पे कहा था कि भारत के पार्लियामेंट को, भारत के संसद को अगर इस सिटीजनशिप से रिलेटेड कौन भारत का नागरिक बनना चाहिए, कौन भारत का नागरिक नहीं बनना चाहिए, इससे रिलेटेड अगर कुछ नियम में बदलाव करना है, तो भारत के पार्लियामेंट को पूरा उस तरीके का अधिकार रहेगा। और उसी आधार पर 1955 में सबसे पहले इस सिटीजनशिप से रिलेटेड, इंडियन सिटीजनशिप से रिलेटेड कानून बनाया गया, जिसे हम कहते हैं इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। और जैसे मैंने कहा, समय समय पर उस इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में भी बदलाव किए गए कि भारत का नागरिक कौन बनना चाहिए। कुछ समय तक ये क्राइटेरिया था, उसमें और क्राइटेरिया में बदल किया गया। तो ऐसे 5 अलग अलग तरीके हैं जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। तो कौन से वो 5 तरीके हैं? एक, अगर आप भारत में आपका जन्म हुआ है, ओके, तो ये 1955 का जो कानून था उसके अनुसार भारत का नागरिक कौन बन सकता है? ऐसा व्यक्ति जिसका भारत में जन्म हुआ है। तो जिस किसी व्यक्ति का भारत में जन्म हुआ है वो भारत का नागरिक बन जाएगा, एक क्राइटेरिया। या दूसरा क्राइटेरिया जिसे हम कहते हैं सिटीजनशिप बाय डिसेंट, आपका भारत में जन्म भी नहीं हुआ है लेकिन आपके माता पिता अगर भारत के नागरिक है तो आपको भारत का नागरिकत्व मिल जाएगा, जिसे हम बोलेंगे सिटीजनशिप बाय डिसेंट। तीसरा क्राइटेरिया, आपका भारत में जन्म नहीं हुआ है, आपके माता पिता भी भारतीय नहीं है, लेकिन आप रजिस्टर करके, एप्लीकेशन करके भारत का नागरिक बनना चाहते हो और आपका पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी आपके दादा दादी या आपके जो है जिसे हम कह सकते हैं 3rd जनरेशन तक, आपके माता पिता, दादा दादी या परदादा परदादी, लाइक दैट 3 जनरेशंस तक अगर कोई भी आप भारत का नागरिक रह चुका है और उनके आप पोते हो, उनके आप पर पोते हो और आप भारत का नागरिक बनना चाहते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सो फॉर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के निवासी जो दूसरे देश में अभी रहते हैं, जो दूसरे देश के जो है नागरिक है लेकिन उस देश का नागरिकत्व छोड़ते हुए वो अगर भारत का नागरिक बनना चाहते हैं तो उनके लिए सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। और 4th जो टाइप है उसे हम कहते हैं सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। आप भारत के नागरिक नहीं हो, आपका भारत में जन्म नहीं हुआ है, आपके माता पिता भारतीय नहीं है, आप भारत के मूल निवासी नहीं हो, लेकिन दूसरे देश में रहते हुए भी आपको भारत का नागरिक बनना है, तो यू कैन डू सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। या 5वां तरीका हो सकता है, उसे हम कहते हैं सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। यानी हमारे देश में, भारत देश स्वतंत्र होने के बाद कोई नया पार्ट भारत में अगर ऐड हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल 1962 तक पौंडीचेरी वाज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का वो हिस्सा नहीं था। यानी 1947 का भारत हम देखेंगे, 1950 का भारत के नागरिकत्व से संबंधित अलग अलग तरह के नियम हम वहां पे देखेंगे, तो भारत के नागरिक 1950 को जो थे तो उसमें पौंडीचेरी में रहने वाले जो लोग थे उनको भारत का नागरिकत्व प्राप्त नहीं था। क्यों? क्योंकि पौंडीचेरी पे उस वक्त जो है किसी और का वहां पे जो है फ्रेंच का रूल था। तो 1962 में जो है ये फ्रेंच वहां से चले गए, फ्रेंच वहां से चले गए तो ये सारा पौंडीचेरी वाला जो पार्ट था वो भारत का हिस्सा बन गया। पौंडीचेरी वाला पार्ट भारत का हिस्सा बन गया, इसका मतलब पौंडीचेरी में रहने वाले सारे के सारे लोग ये भारत के नागरिक बन गए, यानी बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी।
1950 के बाद में जो भाग, जो प्रांत, जो भूभाग, जो टेरिटरी भारत में ऐड हो जाएगी, तो वहां पे रहने वाले ये सारे लोग, इनको भी जो है भारत का नागरिकत्व ऑटोमेटिकली बहाल हो जाएगा। सो व्हाट आर द 5 टाइप्स, व्हाट आर द 5 ways, which are the 5 modalities by which the citizenship can be given? The 5 modalities are citizenship by birth, citizenship by descent, citizenship by registration, citizenship by naturalization and citizenship by incorporation of territory. अब एक एक चीज को जो है अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इजी वे से शुरुआत करते हैं, जैसे ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन करके दे दिया कि अगर कोई भी नया पार्ट भारत में ऐड होता है जो पहले भारत का हिस्सा नहीं था, तो वहां पे रहने वाले लोग जो है ऑटोमेटिकली भारत का हिस्सा बन जाएंगे। जस्ट एग्जांपल के लिए, सपोज कल चल के हम पाकिस्तान पे हमला कर देते हैं और पूरा का पूरा पाकिस्तान हम जीत लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पाकिस्तान में रहने वाले सारे लोग ये ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक बन जाएंगे। व्हाई? बिकॉज दैट टेरिटरी इज बीइंग इंक्लूडेड इनटू इंडिया। एक एग्जांपल के लिए मैंने ये एग्जांपल आपको दिया, और आपको सही में जो है मैंने एग्जांपल जैसे दिया कि पौंडीचेरी भारत का पार्ट नहीं था, 1962 में जो है वो भारत का पार्ट वहां पे बना। सो ऑटोमेटिकली 1962 के बाद में भारत में, यानी इन पौंडीचेरी में रहने वाले लोग भी ऑटोमेटिकली उनको भारत का नागरिकत्व प्राप्त हो गया। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट, citizenship by incorporation of territory. This is first part. Second part is citizenship by birth. We call it as the principle of jus soli. What is the literal meaning of word soli? Soli means soil. भूमिपुत्र, जिनका जन्म भारत में हुआ, ऐसे सारे लोगों को भारत का नागरिकत्व प्राप्त हो जाएगा। इसका ही मतलब 26 जनवरी 1950 या उसके बाद में जिन लोगों का भारत में जन्म हुआ, उन सारे लोगों को जो है भारत का नागरिकत्व ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगा। आपका मेरा जन्म भारत में हो गया, इसकी वजह से मुझे जो है भारत का नागरिकत्व प्राप्त हो गया। अब 1950 के बाद में 1951, 1955, 1960, 1962 जिनका जन्म हुआ, ऑटोमेटिकली आपको भारत का नागरिकत्व प्राप्त हो गया। अब इस नियम में जो है थोड़े से बदलाव किए गए। कब बदलाव किए गए? 1 जुलाई 1987। इसका मतलब अगर आप देखोगे तो 1950 से लेके 1987, 1987, व्हाट इज द रूल? हर एक व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हो गया, ओनली वन क्राइटेरिया, अगर आपका जन्म भारत में हो गया, आपको ऑटोमेटिकली भारत का नागरिकत्व प्राप्त हो जाएगा। और रूल कौन सा लगेगा? सिटीजनशिप बाय बर्थ। आपका भारत में जन्म हो गया, इसकी वजह से आप भारत के नागरिक। ये रूल कब से कब तक था? 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक। नाउ 1987 में, 1 जुलाई 1987 में इस रूल में, इस सिटीजनशिप से रिलेटेड नियम में बदलाव किए गए, अमेंडमेंट किया गया। और वो क्या बदलाव था? अब कहा गया कि अगर आपको सिटीजनशिप बाय बर्थ इस नियम के अनुसार नागरिकत्व प्राप्त करना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका भारत में जन्म होने से नहीं चलेगा। आपका भारत में जन्म होना पड़ेगा, प्लस आपके माता पिता में से कम एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना मस्ट है। यानी आप जो है घूमते फिरते दूसरे देश के कोई नागरिक हो, भारत में आ गए, भारत में जो है 3 महीने रह रहे हो, और मान लो उसी वक्त जो है आपकी जो माता थी वो प्रेग्नेंट थी और यहीं पे जो है आपका जन्म वहां पे हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपको भारत का नागरिकत्व नहीं मिलेगा, जो 1987 तक उस तरह का रूल था। तो आपको अगर भारत का नागरिकत्व चाहिए, सिटीजनशिप बाय बर्थ, इस रूल के अनुसार, तो उसके लिए 1987 के बाद में क्या बदलाव किया गया? आपका भारत में जन्म होना चाहिए, प्लस आपके माता या पिता दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति का जो है उसका भारत का नागरिकत्व चाहिए। यानी ओनली इंडियन माता या पिता के ही बच्चे का, जिसका भारत में जन्म हुआ है, उसको भारत का नागरिकत्व मिलेगा। ये चेंज कब किया गया? 1 जुलाई 1987 को। अच्छा, ठीक है। अब इस तरह का रूल चला कि ठीक है, जन्म आपका यहाँ पे होना चाहिए और कम से कम माता या पिता दोनों में से एक व्यक्ति जो है, यानी मदर या फादर में से एक व्यक्ति जो है उसको भारत का नागरिकत्व प्राप्त होना चाहिए, तभी जाके उस बच्चे को जो है सिटीजनशिप बाय बर्थ के अनुसार भारत का नागरिकत्व मिल जाएगा। इस नियम में फिर से बदलाव किया गया 2004 में, और 3 दिसंबर 2004 को जो बदलाव किया गया उसके अनुसार सिटीजनशिप बाय बर्थ किससे मिलेगा?
सिर्फ भारत में जन्म होने की वजह से मिलेगा क्या? नहीं। सिर्फ आपके माता या पिता दोनों में से एक व्यक्ति भारत का नागरिक होने से मिलेगा क्या? नहीं। उसके लिए आपका जन्म भारत में होना पड़ेगा, प्लस आपके दोनों के दोनों पेरेंट्स, इसका मतलब मदर एज वेल एज फादर, आपके माता और पिता दोनों भारत के नागरिक चाहिए, तभी जाके जो है आपको भारत का नागरिकत्व प्राप्त होगा। यानी एज ऑन डेट हम 2021 में हैं। अगर किसी व्यक्ति को सिटीजनशिप बाय बर्थ यानी जस सोली इस तत्व के अनुसार भारत का नागरिकत्व चाहिए, तो उसके लिए क्या है? एक, हमारा भारत में जन्म होना जरूरी है, एंड सेकेंड, हमारे माता पिता बोथ द पेरेंट्स they should be Indian, then only we will get the citizenship of India by the principle of जस सोली। तो हम में से सब लोगों को भारत का नागरिकत्व प्राप्त हुआ। तो क्यों प्राप्त हुआ? बिकॉज वी आर बॉर्न इन इंडिया, भारत में ही हमारा जन्म हुआ, प्लस सेकेंड कंडीशन हम क्या फुलफिल कर रहे हैं? हमारे माता पिता दोनों जो है भारत के नागरिक है। तो भारत का नागरिकत्व कैसे प्राप्त होगा? एक तरीका सिटीजनशिप बाय बर्थ, दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, अगर जो है हमारा भारत में जन्म नहीं हुआ तो हम भारत के नागरिक नहीं बन सकते हैं क्या? नो, उसके बाद में भी जो है हम भारत का नागरिक बन सकते हैं। सो क्या दूसरा क्या तरीका है? अगर पहले तरीके से भारत का नागरिक हम नहीं बन रहे तो दूसरा तरीका है, दैट इज सिटीजनशिप बाय डिसेंट। उसे हम कहते हैं जस सैंग्विन। सैंग्विन यानी खून, यानी हमारा खून का रिश्ता, हमारे माता पिता, हमारा जन्म भारत में भी नहीं हुआ है, भारत के बाहर हुआ है, लेकिन हमारे माता पिता अगर भारतीय है तो हमें भारत का नागरिकत्व प्राप्त होगा। तो अगेन रूल्स जो है शुरुआत में कुछ थे, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन नियमों में जो है बदलाव होते गए। शुरुआत में क्या था? अगर आपके माता पिता यानी अगर आपके पिता, यहां पे पहले फोकस था पिता के ऊपर, अगर आपके पिता भारतीय नागरिक है, ओके, कंडीशन क्या है? आपके पिता भारतीय नागरिक है और आपका जन्म भारत के बाहर भी हुआ है, तो भी आप सिटीजनशिप बाय डिसेंट जस सैंग्विन इस तत्व के अनुसार आपको भारत का नागरिकत्व मिल जाएगा। यानी 1992 तक, 10 दिसंबर 1992 से पहले, यानी 1992 से पहले क्या रूल था? अगर आपके पिता भारत के नागरिक है और आपका भारत में जन्म भी नहीं होता है, भारत के बाहर कहीं होता है, तो भी जो है आपको भारत का नागरिकत्व मिल जाएगा। बट यहाँ पे फोकस क्या है? योर फादर शुड बी इंडियन सिटीजन। 1992 में जो है इस नियम में फिर से बदलाव किया गया। यानी पहले जो नियम था 26 जनवरी 1950 से रिलेटेड क्या रूल था, मैंने अभी बताया। तो 10 दिसंबर 1992 को क्या बदल किया गया? उसमें कहा कि वाई ओनली फादर? अगर आपका बाहर जन्म होता है तो पिता ही नहीं, पिता की जगह पे अगर माता भी भारत की नागरिक है और अगर पिता भारत के नागरिक नहीं है तो भी चलेगा। यानी आइदर ऑफ पेरेंट, माता या पिता दोनों में से कोई भी एक अगर भारत का नागरिक है और उस बच्चे का जन्म भारत से बाहर भी होता है, तो भी उस बच्चे को जस सैंग्विन सिटीजनशिप बाय डिसेंट इस तत्व के अनुसार भारत का नागरिकत्व मिलेगा। 1992 में यह बदलाव किया गया और 3 दिसंबर 2004 को फिर से इस नियम में बदलाव किया गया कि जो है प्रिंसिपल तो वही रहेगा, इन द सेंस अगर आपका भारत के बाहर जन्म हुआ है कोई दिक्कत नहीं, आपके माता या पिता में से कोई तो भी एक भारत का नागरिक होना चाहिए, प्लस 1 साल के भीतर, यानी आपके जन्म के 1 साल के भीतर आपके माता पिता ने जिस किसी देश में है उस देश में भारत की जो वकीलाती है, यानी भारत का जो फॉरेन ऑफिस है, 1 साल के भीतर वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए कि ऐसे ऐसे बच्चे का जन्म हुआ है और उसे हमें भारत के नागरिकत्व का एक तरीके से जो है उसको हमें भारत का नागरिकत्व बहाल करना है, तो उससे रिलेटेड रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। सिर्फ आपके माता पिता दोनों में से एक कोई भारतीय है, इसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपको भारत का नागरिकत्व प्राप्त नहीं होगा। आपको 1 साल के भीतर जो है वहां के वकीलाती में जाके अप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट इज सेकेंड वे। भारत में जन्म होता है तो भारत के नागरिक, भारत के बाहर भी जन्म होता है लेकिन आपके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है तो आप भारत का नागरिक बन सकते हो। तीसरा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अगर कोई भी नया भाग भारत में ऐड होता है तो उस भाग में रहने वाले लोग ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक बन जाएंगे। दैट इज थर्ड वे। व्हाट इज नेक्स्ट वे? सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। ना मेरा भारत में जन्म हुआ है,
ना मेरे माता पिता जो है वो भारतीय नागरिक है। अब इस कंडीशन में भारत का नागरिकत्व मिल सकता है क्या? द आंसर इज नो। यहां पे आता है रोल ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसका मतलब आपके माता पिता या मान लो आपके दादा दादी, अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, आप जो है दूसरे देश के नागरिक हो, करेक्ट, आप जो है फिलहाल दूसरे देश के नागरिक हो, लेकिन आपको भारत का नागरिक बनने की इच्छा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कम से कम 7 साल से आपने जो है भारत में रहना जरूरी है। आप वीजा लेके आए हो, यहाँ पे भारत में रह रहे हो, तो कम से कम आपका अधिवास रेसिडेंस इंडिया में कम से कम 7 साल का होना चाहिए, प्लस आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, प्लस अगर मान लो आप जो है विदेशी हो, आपकी किसी भारतीय नागरिक से शादी हुई है, चलेगा, या आप जो है माइनर हो, जो 7 साल से, छोटे बच्चे हो, 7 साल से जो है भारत में रह रहे हो, और 7 साल के बाद में जो है अगर आप अप्लाई करते हो भारत का नागरिकत्व प्राप्त करने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को जो है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, इस तत्व के अनुसार जो है उनको नागरिकत्व दिया जाएगा। यानी आप भारतीय मूल के निवासी हो, या आप विदेशी नागरिक हो, विदेशी महिला हो और किसी भारतीय से शादी कर रहे हो, तो सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन इस तत्व के अनुसार कम से कम पिछले 7 साल से अगर भारत में आप रह रहे हो और अगर आप अप्लाई करते हो, तो आपको सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन इस तत्व के अनुसार भारत का नागरिकत्व मिल जाएगा। अब इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। अगर आप ओसीआई कार्ड होल्डर हो, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हो, तो 7 साल के बजाय 5 साल का भी आपका भारत में अधिवास है, तो दैट क्राइटेरिया इज सफिशिएंट, करेक्ट। यानी भारत का नागरिकत्व किस तरीके से मिल सकता है? अगर आपका भारत में जन्म हुआ है, जस सोली, या आपके माता पिता भारतीय नागरिक है, जस सैंडविन, या आप भारतीय मूल के निवासी हो, या किसी भारतीय से आपने शादी की है और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपको भारत का नागरिकत्व प्राप्त करना है, तो आप भारत के नागरिक बन सकते हो। दैट इज थर्ड वे। चौथा तरीका, ना आपका भारत में जन्म हुआ है, ना आपके माता पिता भारतीय हैं, ना आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, ना किसी भारतीय से आपसे शादी हुई है, आप तो जो है किसी दूसरे देश के विदेश के नागरिक हो, लेकिन फिर भी आपको भारत देश इतना पसंद है कि आप भारत देश के निवासी, आप भारत देश के नागरिक बनना चाहते हो, तो वो व्यक्ति भारत देश का नागरिक बन सकता है क्या? द आंसर इज यस। उसे हम कहते हैं सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। यानी वैसे देखा गया तो इस व्यक्ति का दूर दूर तक भारत से कोई संबंध नहीं। अगर उसकी हिस्ट्री देखेंगे तो ना उसका जन्म भारत में हुआ है, ना उसके माता पिता भारतीय है, ना उसके दादा दादी भारतीय है, ना उसकी शादी भारतीय से हुई है, लेकिन फिर भी वो अगर भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो उसके लिए सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, इसके माध्यम से वो भारत का नागरिक बन सकता है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? कम से कम पिछले 14 सालों में से, यानी पिछले 14 साल की हिस्ट्री हम देखेंगे, तो कम से कम पिछले 14 साल में से कम 11 साल, यानी लास्ट 11 ईयर्स तक, 14 में से 11 साल, कोई भी 11 साल, तो 14 में से कम 11 साल उस व्यक्ति का अधिवास, उस व्यक्ति का रहना भारत में होना चाहिए। यानी बहुत समय से काम की वजह से, या भारत देश अच्छा लगता है इसकी वजह से, या भारत देश की संस्कृति की वजह से, व्हाटएवर मे बी द रीजन, कम से कम 11 साल से अगर आपका भारत में अधिवास है, अगर आप भारत में रह रहे हो और आपने भारत सरकार के पास, गृह मंत्रालय के पास अगर एप्लीकेशन दे दिया कि दूसरे देश का नागरिकत्व छोड़ते हुए मैं भारत का नागरिकत्व बहाल मुझे कर दो, मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूं, पिछले 11 साल से मैं भारत में ही रह रहा हूं, और इन एडिशन टू दैट भारत सरकार अगर चेक करता है कि जो व्यक्ति इस तरह का एप्लीकेशन कर रहा है, हिज कैरेक्टर इज गुड, इसका मतलब वहां पे जो है उसके खिलाफ कोई गुनाह नहीं है, उसके खिलाफ जो है वो जेल में नहीं गया हुआ है, प्लस वो जो है 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अनुसार जो 22 अलग अलग भाषाएं हैं, उसमें हिंदी है, उसमें उर्दू है, उसमें फॉर एग्जाम्पल मराठी है, उसमें उड़िया है, बंगाली है, इन 22 भाषाओं में से कम एक भाषा उस व्यक्ति को आती है। इसका मतलब भारत में रहेगा तो सचमुच में भारत से उसकी आत्मीयता है, भारत की भाषा वो जानता है, उसका कैरेक्टर अच्छा है, उसको जो है जेल वाली हिस्ट्री नहीं है, क्रिमिनल कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे नहीं है, ये सारी चीजें अच्छी अच्छी उसके साथ है,
और वो भारत का हिस्सा बनना चाहता है, भारत का नागरिक बनना चाहता है और पिछले 11 साल से भारत में ही रह रहा है, तो उस व्यक्ति को बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलाइजेशन भारत सरकार उसको भारत का नागरिकत्व बहाल कर सकता है। तो भारत का नागरिक कौन रहेगा? इन 5 तरीकों में से एक तरीके से जिसको भारत का नागरिकत्व प्राप्त हुआ है वो व्यक्ति भारत का नागरिक बनेगा। जैसे मैंने कहा, सिटीजनशिप बाय बर्थ या सिटीजनशिप बाय डिसेंट, माता पिता अगर भारतीय है, या सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन इज सोनिया गांधी। सोनिया गांधी वॉज ओरिजिनली इटालियन सिटीजन, वो भारत की नागरिक नहीं थी। शी गॉट मैरिड टू राजीव गांधी, इंडियन सिटीजन से उन्होंने शादी की। बाद में जो है वो भारत का नागरिक बनना चाहे, उन्होंने बनना चाहा तो जो है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन इस तत्व के अनुसार उन्हें भारत का नागरिकत्व प्रदान है। सो सोनिया गांधी इज एन इंडियन सिटीजन। ओके, सो सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन एंड सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। कम से कम पिछले 11 साल से अगर भारत में अधिवास है, आपका कैरेक्टर अच्छा है, आपको 8th शेड्यूल में की एक लैंग्वेज आती है, तो उस आधार पर जो है आपको भारत का नागरिकत्व बहाल किया जा सकता है। अब यहाँ पे कार्यकाल हमने कितना बताया? कम से कम 11 साल तक जो है आपका भारत में अधिवास चाहिए। लेकिन अगर भारत सरकार को लगता है कि जो व्यक्ति अप्लाई कर रहा है वो सचमुच में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ा जाना माना व्यक्ति है, मान लो साइंटिस्ट है, मान लो कलाकार है, या असामान्य इस तरह का उसका कर्तृत्व है, और वो भारत का अगर नागरिक बनना चाहते हैं, तो हो सकता है भारत सरकार कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में इन रूल्स को डाइल्यूट भी कर सकती है। 11 साल के बजाय आपके लिए जो है 5 साल का ही कार्यकाल, या 5 साल से ही आप भारत में रह रहे हो तो भी हम आपको भारत का नागरिकत्व दे देंगे, इस तरह का भी रूल भारत सरकार वहां पे बना सकता है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन वेव ऑफ these conditions if that particular person has got distinguished service in science, philosophy, literature, arts, world peace, human rights वगैरह वगैरह वगैरह। अलग अलग क्षेत्र में अगर अच्छा बर्ताव या अच्छा परफॉर्मेंस है किसी व्यक्ति का, और वो व्यक्ति अगर भारत का हिस्सा बनना चाहता है, भारत का जो है वो एक तरीके से नागरिकत्व प्रदान करना चाहता है, तो उसे इस सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन के माध्यम से उसको एक तरह का नागरिकत्व बहाल किया जा सकता है। सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दीज 5 वेज, ये 5 अलग अलग तरीके। और समय समय पर उसमें जो बदलाव होते गए, नागरिकत्व से संबंधित नियमों में जो बदलाव होते गए, उनको भी हमें पता होना जरूरी है। और ये सारे नियम बनाने का अधिकार किसको है? इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद। ओके, सो दिस इज पार्ट 1। हमने देखा 26 जनवरी 1950 को नियमों के अनुसार जो 4 अलग अलग कैटेगरीज थे, किसको भारतीय नागरिक माना गया। फिर हमने देखा भारतीय संसद के कानून के अनुसार कौन से 5 तरीके हैं जिसके माध्यम से हमें भारत का नागरिकत्व प्राप्त हो सकता है। सिटीजनशिप बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन एंड सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ओके, इन 5 तरीकों से जो है भारत का नागरिकत्व किसी भी व्यक्ति को जो है प्राप्त हो सकता है। दिस इज 1 पार्ट। अब दूसरा पार्ट भारतीय राज्य घटना ने दिया है कि जो है 5 तरीके से भारत का नागरिकत्व प्राप्त हो सकता है, लेकिन 3 तरीके हैं जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति का, किसी भी भारतीय का नागरिकत्व उससे जो है छीना जा सकता है। करेक्ट? 5 ways to get the Indian citizenship and 3 ways to remove his citizenship। उस व्यक्ति का जो है नागरिकत्व उससे छीना जा सकता है। तो वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से जो है 3 वेज है जिसके माध्यम से उस व्यक्ति का नागरिकत्व छीना जा सकता है। एक को हम कहते हैं रिनंसिएशन, दूसरे को हम कहते हैं टर्मिनेशन, और तीसरे को हम कहते हैं डेप्रीवेशन ऑफ सिटीजनशिप। रिनंसिएशन यानी क्या? खुद होके वॉलेंट्रीली कोई व्यक्ति जो है, जस्ट फॉर एग्जांपल हमारा जन्म जो है भारत में हुआ है, तो ऑटोमेटिकली हमें भारत का नागरिकत्व प्राप्त हुआ है। अब जो है मैं भारत में रहना ही नहीं चाहता हूं, मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सिटीजनशिप मुझे प्राप्त हुआ है,
वॉलेंट्रीली मैं भारत का नागरिकत्व छोड़ना चाहता हूं, तो जो है कोई आपको पकड़ के तो नहीं रखेगा कि नहीं 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 तेरा भारत में जन्म हुआ तो कंपलसरीली तुझे मरने तक जो है भारत का ही नागरिक रहना पड़ेगा। नो, अगर आप खुद होके नागरिकत्व छोड़ना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम, गेट लॉस्ट, कोई जरूरत नहीं। भारत को जो है ऐसे नागरिक की कोई जरूरत नहीं जो भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहता है, जो भारत का नागरिक नहीं बनना चाहता है। सो पहला तरीका क्या हो सकता है, वॉलेंट्रीली, खुद होके अगर आप भारत का नागरिक नहीं रहना चाहते हो, आप आपका नागरिकत्व जो है छोड़ देना चाहते हो, तो यू कैन, आप खुद होके वॉलेंट्रीली आपका नागरिकत्व छोड़ सकते हो। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रिनंसिएशन, करेक्ट, रिनंसिएशन। तो किस तरीके से आपका नागरिकत्व हो जाएगा, रिनंसिएशन एक तरीका। या दूसरा तरीका, दैट इज टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। पहला तरीका तो आपने खुद होके डिसाइड किया कि नहीं भैया मुझे जो है भारत का नागरिकत्व नहीं चाहिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप जो है भारत का नागरिक रहना चाहते हो, लेकिन यानी आप भारत का नागरिक हो, लेकिन आपने क्या किया, दूसरे देश का नागरिकत्व खुद होके जो है वहां पे ले लिया। हमें पता है भारत में देयर इज ओनली सिंगल सिटीजनशिप, भारत में जो है दुहेरी नागरिकत्व, ड्यूअल सिटीजनशिप इज नॉट अलाउड। जैसे मैंने कहा यूरोपियन राष्ट्र है या अमेरिका है, वहां पे ड्यूअल सिटीजनशिप इज अलाउड, बट इंडिया को अलाउड नहीं है। तो जिस मोमेंट पे, जिस क्षण पे आप जो है दूसरे देश का नागरिकत्व ले लोगे, ऑटोमेटिकली आपको या आपका भारत का नागरिकत्व जो है वो कैंसल हो जाएगा। सो आफ्टर एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, भारत सरकार ही खुद होके आपका भारत का नागरिकत्व कैंसल कर देगा, यानी आपका नागरिकत्व हम टर्मिनेट कर देंगे। दैट इज सेकंड वे, टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। वॉलेंट्रीली छोड़ रहे हो, रिनंसिएशन। टर्मिनेट कर रहे हो, इसका मतलब आपने दूसरे देश का नागरिकत्व वहां पे ले लिया, तो ऑटोमेटिकली आपका भारत का नागरिकत्व जो है खत्म हो जाएगा, दैट इज टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, डेप्रिवेशन ऑफ सिटीजनशिप। स्पेशली ये किससे रिलेटेड है, ये स्पेशली रिलेटेड है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, इस कैरेक्टर से। यानी ओरिजिनली आप भारत के नागरिक थे क्या, नहीं थे, आपने भारत का नागरिक बनने के लिए क्या किया, एप्लीकेशन किया, और आपने बोला कि यस पिछले 11 साल से मैं भारत में रह रहा हूं, मेरा कैरेक्टर अच्छा है, मैं जेल में नहीं गया हूं, मुझे लैंग्वेज आती है, वगैरह 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 वगैरह, सारे कैरेक्टर्स आपने बताए, और उस आधार पर भारत सरकार ने आपको भारतीय नागरिकत्व बहाल कर दिया। बट आपको भारतीय नागरिकत्व बहाल कर दिया और मान लो 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 1 साल के बाद पता चला कि यार तूने भारतीय नागरिकत्व लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वो तो फर्जी है। तूने बोला था कि मेरा कैरेक्टर अच्छा है, लेकिन दूसरे देश में जो है पिछले 10 साल से या मान लो 5 साल पहले जो है तू तो जो है 4 साल वहां पे जो है जेल में पड़ा हुआ था, करेक्ट, यानी तेरा क्रिमिनल कैरेक्टरिस्टिक है, या जो डॉक्यूमेंट्स तूने वहां पे दिए हुए हैं वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स है। तो ऐसा कोई फर्जीवाड़ा करके आता है या जिसका क्रिमिनल प्रेसिडेंट्स है या बाकी सारी चीजें जो है वो फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट सबमिट करके अगर आया है, तो ऐसा व्यक्ति हमें भारत का नागरिक चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो ऐसे व्यक्ति को जो है उसके नागरिकत्व से हम डिप्राइव कर देंगे। यानी अगर आपने फ्रॉड के माध्यम से भारत का नागरिकत्व प्राप्त किया है, या भारत के संविधान के प्रति आप डिसलॉयल्टी, डिसरिस्पेक्ट, अनादर करते हो भारतीय राज्य घटना का, या आप जो है 2 साल से ज्यादा जेल में व्यतीत करते हो, या कंटिन्यूअसली 7 साल से नागरिकत्व तो नहीं लिया लेकिन 7 साल से ज्यादा समय तक आप भारत के बाहर ही रह रहे हो, या आप गुप्तहेर हो, दूसरे किसी देश के स्पाई हो, इसके लिए आपने भारत का फर्जी तरीके से भारत का नागरिकत्व ले लिया और यहीं पे रह रहे हो, इनमें से कोई भी कंडीशन अगर वहां पे फुलफिल होती है, यानी गलत तरीके से आपने भारत का नागरिकत्व लिया है, तो आपका नागरिकत्व डिप्राइव, आपको नागरिकत्व के सारे अधिकारों से डिप्राइव किया जाएगा। सो 3 तरीके हैं जिसके माध्यम से आपका नागरिकत्व छीना जा सकता है, और वो 3 तरीके कौन से, खुद होके अगर आप नागरिकत्व छोड़ना चाहते हो, या आपने दूसरे देश का नागरिकत्व ले लिया तो ऑटोमेटिकली आपका भारत का नागरिकत्व कैंसिल हो जाएगा क्योंकि भारत देश सिंगल सिटीजनशिप वहां पे फॉलो करता है, या तीसरा तरीका अगर फर्जी तरीके से भारत के संविधान का डिसरिस्पेक्ट करते हुए, या आपका जेल में जाने का हिस्ट्री वहां पे है, या कंटिन्यूअसली भारत के बाहर ही आप रहते हो, या आप स्पाई हो, गुप्तहेर हो, तो इन सारे कंडीशंस में आपका भारत का नागरिकत्व आपसे छीना जा सकता है। So one should be absolutely clear. There are 5 ways to acquire the citizenship.
there are 3 ways by which your citizenship can be taken away. क्लियर? तो 26 जनवरी 1950 को क्या कंडीशन थी? 1955 के भारत के नागरिकत्व कानून के अंतर्गत किस तरीके से भारत का नागरिकत्व प्राप्त हो सकता है, कौन से वो 5 तरीके हैं, समय समय पर उसमें क्या बदलाव होते गए और कौन से 3 तरीके हैं जिसके माध्यम से आपका नागरिकत्व आपसे लिया जा सकता है, इसके बारे में जो है मैंने आपको यहाँ पे पूरी तरीके से बता दिया। अब ध्यान से आपका जो है फोकस होना चाहिए इस क्राइटेरिया पे, दैट इज सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, यानी ऐसा व्यक्ति जो भारत का अभी नागरिक नहीं है, जो दूसरे देश का नागरिक है, और उस व्यक्ति को अगर भारत का नागरिक बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? बाकी अलग अलग क्राइटेरिया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज क्या है? कम से कम पिछले 11 साल से, 14 में से कम पिछले 11 साल से वो व्यक्ति भारत में रह रहा है, उसका रहिवास, उसका अधिवास भारत में है, ऐसे ही व्यक्ति को भारत में नागरिक बनने का एप्लीकेशन वो वहां पे दे सकता है। करेक्ट? यानी क्राइटेरिया क्या है? 11 साल में आप 11 साल से आप भारत में रह रहे हो, पिछले 11 साल से आप भारत में रह रहे हो, तभी जाके आप सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन इस पद्धति से भारत का नागरिकत्व प्राप्त कर सकते हो। अब ये जो क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को 11 साल के बजाय 7 साल करो, 11 साल के बजाय 5 साल करो, इसको चेंज करने का अधिकार भारत सरकार को है। भारत सरकार कैन वेव ऑफ दीज कंडीशंस, इसमें बदलाव कर सकता है। और एग्जैक्टली इसी क्राइटेरिया का फायदा लेते हुए रिसेंटली 2019 में भारत सरकार ने एक जो है बदलाव किया, और उस बदलाव के अनुसार जो वादातीत था, दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो भारत सरकार ने क्या किया? एक कानून पास किया। ये जो है कंट्रोवर्शियल कानून रहा, और इससे रिलेटेड जो है एक डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एट योर ओन टाइम यू कैन गो थ्रू दैट। सो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या था? ये जो है भारत के नागरिकत्व से रिलेटेड जो है ये कानून है, ये एक बदलाव है भारत के नागरिकत्व से रिलेटेड, और ये कानून बनाने का अधिकार किसको है? भारतीय संसद को है। तो इस भारतीय संसद में 2019 में सरकार ने एक बिल पेश किया, उसके ऊपर चर्चा हुई, उसे हम कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। 2016 में उसको इंट्रोड्यूस किया, उसमें बदलाव होते गए, अल्टीमेटली 2019 में यह कानून पारित किया गया, पास किया गया। अब यह कानून क्या है? इस कानून के अनुसार भारत सरकार ने कहा कि जो सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, बैकग्राउंड में रखो कि कोई भी दूसरे देश का नागरिक अगर भारत में आता है और कम से कम 11 साल के लिए वो भारत में रहता है और वो भारत में नागरिक बनने के लिए अप्लाई करता है, तो उसको भारत सरकार सिटीजनशिप दे सकती है। अब हमने जो है उसमें चेंज किया। भारत सरकार ने बोला कि 11 साल के बजाय सिर्फ 5 साल से भी, यानी 6 साल जो है हम उनको कंसेशन दे रहे कि पिछले कम से कम 5 साल से भी अगर कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल भारत में रह रहे हैं और अगर वो भारत का नागरिकत्व चाहते हैं, तो उनको हम भारत का नागरिकत्व बहाल करेंगे। तो ये स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल क्या? पूरा का पूरा रूल उन्होंने नहीं बदला। उन्होंने कहा कि सिर्फ ऐसे लोग जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान, ये 3 ही देशों के संबंधित है जो भारत के नेबरिंग कंट्रीज है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के नागरिक जो भारत में आए हैं, जो कम से कम पिछले 5 साल से, इसका मतलब 31 दिसंबर 2014 के पहले आए हुए, क्योंकि ये कानून बना 2019 में। सो 2019 - 5 बन जाएगा 2014। सो 31 2014 से पहले, यानी 5 साल या 5 साल से ज्यादा समय से जो भारत में रह रहे हैं और जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आए हुए हैं, ऐसे लोग अगर जो भारत में रह रहे हैं पिछले 5 साल से ज्यादा समय तक, और ये लोग अगर भारत का नागरिकत्व प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन करते हैं, तो इन लोगों को हम भारत का नागरिकत्व दे देंगे। करेक्ट? क्या समझे आप? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनसे आए हुए देश, इनसे आए हुए लोग, इनके नागरिक
अगर भारत में आते हैं, 5 साल से ज्यादा समय से भारत में रह रहे हैं और वो भारत का नागरिक बनना चाहते हैं, तो इंस्टेड ऑफ 11 ईयर्स उनके लिए हम क्राइटेरिया रखेंगे ओनली 5 ईयर्स। ओके, एक। बट मामला यहां पे खत्म नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। कौन से लोग? अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आने वाले और ऐसे लोग जो हिंदू है, जो सिख है, जो बुद्धिस्ट है, जो जैन है, जो पारसीज है या जो क्रिश्चियंस है। प्लीज नोट, यहां पे मुस्लिम्स ये नाम नहीं है। यानी अफगानिस्तान मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री, बांग्लादेश मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री, पाकिस्तान मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री। तो इन देशों में माइनॉरिटी, इन देशों में अल्पसंख्याक कौन है? उन देशों में अल्पसंख्याक है हिंदू, उन देशों में अल्पसंख्याक है सिख, उन देशों में अल्पसंख्याक है बुद्धिस्ट, उन देशों में अल्पसंख्याक है जैन, उन देशों में अल्पसंख्याक है पारसीज, उन देशों में अल्पसंख्याक है क्रिश्चियंस। तो ये 6 धर्म के लोग अगर इन 3 देशों में से भारत में आते हैं, 5 साल से ज्यादा समय तक भारत में ही रहते हैं और अगर वो भारत का नागरिकत्व प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको हम भारत का नागरिकत्व बहाल करेंगे। उनको हम 11 साल वाला क्राइटेरिया नहीं लगाएंगे, उनको सिर्फ 5 साल वाला क्राइटेरिया हम लगाएंगे। ये जो बदलाव किया गया उसे हम कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। करेक्ट? तो बेसिकली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप में बदलाव किए गए कि नागरिकत्व किसको मिल सकता है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इसमें से आए हुए लोग, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस, इन धर्म के लोग 5 साल से ज्यादा समय तक रह रहे हैं। इसका मतलब 21 दिसंबर 2014 से, अगर भारत उसके पहले से अगर भारत में रह रहे हैं लगातार और वो भारत का नागरिकत्व चाहते हैं, तो उनको हम भारत का नागरिकत्व बहाल करेंगे। अच्छा, अब इन देशों के ये लोग भारत में क्यों आएंगे? इसलिए आएंगे क्योंकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुत ज्यादा पैमाने पर अन्याय होता है। वहां पे हिंदुओं के ऊपर, वहां पे सिखों के ऊपर, वहां पे क्रिश्चियंस के ऊपर, बुद्धिस्ट के ऊपर, जैन के ऊपर बहुत सारा अन्याय होता है। तो उस अन्याय पे, जिसे हम कहते हैं रिलीजियस परसिक्यूशन, धर्म के आधार पर प्रताड़ना, इस धर्म के आधार पर प्रताड़ना होती है, तो ये लोग क्या करेंगे? वहां से जो है अपना जान बचाने के लिए जो है पास वाले देश में आ जाएंगे। वो कंसिडर करेंगे कि भारत जो है बड़ा देश है, भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो कम से कम जान तो बचेगी। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल रह रहे। सो दे हैव बिकम इन अ वे इलीगल माइग्रेंट। तो इन इलीगल माइग्रेंट को जो है नागरिकत्व देने का प्रयास इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से किया गया। आफ्टर ऑल भारत जो है सहिष्णु देश है, सेक्युलर देश है, एंड स्पेशली जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, वहां पर अगर अल्पसंख्यकों के ऊपर अन्याय होता है तो उनको कहीं ना कहीं सहारा देना, ये एक मानवता की दृष्टि से भी भारत सरकार का कर्तव्य है। ये सोच रखते हुए, अल्पसंख्यकों के ऊपर अन्याय हो रहा है उसको सोचते हुए, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 किया गया। सो फार सो गुड। कानून क्या है उसको समझा, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है उसको हमने समझा, लेकिन इस कानून का बहुत ज्यादा पैमाने पर विरोध भी हुआ। और उस विरोध का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था वो ये था कि आपने कहा कि अल्पसंख्यकों के ऊपर अन्याय वहां पे हो रहा है और इसकी वजह से हमने जो है उनको नागरिकत्व बहाल करना चाहिए। तो फिर लोगों का कहना था कि आपने नेबरिंग कंट्रीज लिए, आपने अफगानिस्तान लिया, आपने बांग्लादेश लिया, आपने पाकिस्तान लिया, आपने म्यांमार क्यों नहीं लिया? वहां पे भी रोहिंग्या मुस्लिम के ऊपर अन्याय होता है। आपने नेपाल क्यों नहीं लिया? आपने भूटान क्यों नहीं लिया? आपने श्रीलंका में जो तमिल है उनके ऊपर अन्याय होता है, उनको इस सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से उनको नागरिकत्व से संबंधित आपने कंसेशन क्यों नहीं दिया? यानी ये 3 कंट्रीज ही क्यों? एक इससे संबंधित क्रिटिसिज्म भारत सरकार के ऊपर हुआ, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, अगर आप ये लिस्ट वहां पे देख रहे हो तो इसमें मुस्लिम्स अगर इन अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में से आते हैं और वो अगर भारत में रहते हैं और उनको अगर नागरिकत्व प्राप्त करना है तो उनके ये कंसेशन नहीं मिलेगा। उनको 5 साल के लिए जो नहीं, उनको 11 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। तो फिर क्रिटिसिज्म है आपने मुस्लिम्स को क्यों वहां पे छोड़ा? तो फिर भारत सरकार ने कहा कि वो तो जो है मुस्लिम्स वहां पे मेजोरिटी है,
हमने तो जिनके ऊपर अन्याय होता है ऐसे अल्पसंख्यकों के लिए ये मुख्यतः उसको ध्यान में रखते हुए ये कानून बनाया। तो फिर वहां पे जो है ये आरोप लगाया गया कि अगर आप सचमुच में पाकिस्तान में देखते हो, अफगानिस्तान में देखते हो, तो मुस्लिम्स में भी जो है अलग अलग तरह के जो है सेक्ट है, अलग अलग तरह के पंथ है। मुस्लिम में जो हजाराज है, मुस्लिम में जो अहमदियाज है, ऐसे अलग अलग तरह के जो सेक्ट है ये है मुस्लिम्स। बट पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में इन मुस्लिम्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा पैमाने पर अन्याय होता है। मुस्लिम होते हुए भी उनके ऊपर जो है धार्मिक प्रताड़ना, धार्मिक आधार पर जो है उनके साथ बहुत ज्यादा अन्याय होता है। तो फिर इनके ऊपर अगर अन्याय होता है और अगर वो भारत में आके भारत का नागरिकत्व प्राप्त करना चाहते हैं तो अन्याय होते हुए इनको भी जो है हमने कंसिडर करना चाहिए। वाई ओनली हिंदूज, वाई ओनली बुद्धिस्ट, वाई ओनली जैन्स, पारसीज, क्रिश्चियंस, ये 6 धर्म के ही क्यों, मुस्लिम के क्यों नहीं? इस आधार पर भी जो है बहुत ज्यादा पैमाने पर वहां पे उसका विरोध हुआ। तो ये संपूर्ण जो सारा एनालिसिस है उससे रिलेटेड एक वीडियो है which I am going to share with you at your own time. You can go into this particular discussion. But इस मोमेंट पर हमें यह समझना जरूरी है कि सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन ये जो तत्व है उसमें कंसेशन देते हुए 11 साल के बजाय सिर्फ 5 साल का ही रहिवास आपको है। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में से ये 6 धर्म के लोग भारत में आते हैं और वो भारत का नागरिकत्व प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको ये रिलैक्सेशन, ये कंसेशन दिया जाएगा। ये कानून यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, करेक्ट। तो 5 तरीके मैंने बताए किस तरीके से भारत का नागरिकत्व प्राप्त हो सकता है, 3 तरीके बताए किस तरीके से नागरिकत्व हटाया जा सकता है, और ये एग्जैक्टली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये चीज क्या है इसको भी हमने वहां पे समझने की कोशिश की। और एक चीज हमने यहाँ पे जो ध्यान में वहां पे लेनी है, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हम हमेशा सुनते हैं। एक हम कहते हैं एनआरआईज, दैट इज नॉन रेसिडेंट इंडियंस। दूसरा हम कहते हैं पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया। तीसरा हम कहते हैं ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो बेसिकली इनमें फर्क क्या है? एनआरआई, दे आर नॉन रेसिडेंट इंडियन, अनिवासी भारतीय। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो है भारतीय है, इनके पास पासपोर्ट कौन से कंट्री का है? इंडिया। यानी नागरिकत्व किसका है? भारत का, लेकिन काम के लिए या जिस किसी पर्पज के लिए है, आज वो भारत में नहीं रह रहे, भारत के बाहर दूसरे किसी देश में रह रहे। यानी एक साल में 365 डेज में मोर देन 182 डेज के लिए अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर रहता है जिसके पास भारत का पासपोर्ट है, जिसके पास भारत का नागरिकत्व है, 182 दिन से ज्यादा यानी ऑलमोस्ट 50%, एक साल में का 50% से ज्यादा डेज अगर कोई भारतीय नागरिक बाहर के देश में रहता है तो उसे हम कहते हैं एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन। बट वो है नागरिक कहां का? भारत का ही। वेयरएज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, आर दे इंडियन सिटीजन? द आंसर इज नो। वो भारत के नागरिक नहीं है, उनके पास नागरिकत्व किसी दूसरे देश का है। लेकिन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की हम बात करें तो उनके दादा दादी या उनके परदादा परदादी 3 जनरेशन तक कोई ना कोई भारत का नागरिक रह चुका है। इसकी वजह से उनका लगाव भारत से हो सकता है। मान लो वो बड़ा बिजनेसमैन है और उसको जो है दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करना है, तो अगर मेरे दादा दादी इंडिया के हैं तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है भारत के साथ उसका लगाव है, भारत के साथ उसके कल्चरल टाइज, सांस्कृतिक संबंध है, भारत के साथ उसका लगा होने की वजह से वो भारत में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो भारत के सरकार के साथ जो है अलग अलग चीजों के लिए पहल कर सकता है, भारत की मदद कर सकता है। इसकी वजह से पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को अट्रैक्ट करने के लिए समय समय पर भारत सरकार ने अलग अलग तरह की स्कीम बनाई है, और ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन स्कीम ही अब 2015 से ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम में मर्ज हो गई है। अभी पीआईओ नाम की अलग कैटेगरी नहीं, उसे हम कहते हैं ओसीआई कार्ड होल्डर्स, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स। तो ओसीआई होने का फायदा क्या है? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर अगर आप रहोगे तो उसका फायदा आपके लिए क्या होगा, जिसे हम कहते हैं
you are entitled for a multi-purpose, multiple entry, lifelong visa. हमें पता है कि दूसरे देश का कोई नागरिक अगर भारत में आना है तो उसको टूरिस्ट वीजा लेना पड़ेगा, यानी परमिशन लेना पड़ेगा, वो सारा एप्लीकेशन करना पड़ेगा, 3 महीने के लिए टूरिस्ट वीजा लेना पड़ेगा, तब जाके वो भारत में आके अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस पे विजिट कर पाएगा। मान लो वो अगर पढ़ने के लिए आया है तो उसको जो है एजुकेशनल वीजा लेना पड़ेगा। मान लो जो है फॉर एग्जांपल वो जॉब करने के लिए आया है तो उसको प्रोफेशनल वीजा लेना पड़ेगा। और ये वीजा जो है वो टेम्पररी परमिशन है, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए। वो फिर से उसको उसके देश में जाना पड़ेगा, फिर से अगर दूसरे काम के लिए आना है फिर से उसको जो है अलग अलग वीजा बनाना पड़ेगा। अगर आप ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हो तो आपको एक ही बार ये ओसीआई कार्ड बनाना है, और एक बार आपका कार्ड बनता है तो आपको जो है बार बार वीजा लेने की जरूरत नहीं। कितने भी बार आप इंडिया में आओ, कितने भी बार इंडिया से बाहर आप चले जाओ। सो अलग अलग कारणों के लिए अलग अलग टाइम पर आप भारत में आना चाहते हो तो जिंदगी भर के लिए आपको वीजा ये जो है ओसीआई कार्ड होल्डर देता है। नॉट ओनली दिस, आपको हर समय आने के बाद में जो है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को या फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस को वहां पे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। नॉट ओनली दैट, अगर आपको भारत में नॉन फार्म लैंड खरीदनी है, या मान लो आपको कोई ट्रांजैक्शन करने हैं, या एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड आपको कुछ चीजें करनी है, तो जैसे नॉन रेसिडेंट इंडिया को, नॉन रेसिडेंट इंडियंस को जो जो अधिकार बहाल किए हुए हैं, सेम वैसे ही अधिकार इस ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर को मिल जाएंगे। सो बेसिकली जैसे मैंने कहा, पीआईओ के माध्यम से या ओसीआई कार्ड होल्डर के माध्यम से ये दूसरे देश के नागरिक होते हुए भी उनका लगाव भारत के साथ बढ़े, उनके माध्यम से भारत में नई नई टेक्नोलॉजी आए, उनके माध्यम से भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़े, इसलिए भारत सरकार द्वारा ओसीआई कार्ड होल्डर या उसके पहले पीआईओ कार्ड होल्डर, इस तरह की अलग अलग स्कीम वहां पे चलाई गई। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन एनआरआई, पीआईओ एंड ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। सो एनआरआई जो होता है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, लेकिन पीआईओ एंड ओसीआई कार्ड होल्डर वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, बट ये ऐसे लोग हैं जो भारत के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, भारत के साथ उनका लगाव है, और इसका फायदा भारत को भी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। ओके, सो दिस इज व्हाट द टॉपिक ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, करेक्ट। आर्टिकल 5 to 11 से रिलेटेड, जहां पे अब तक हमने वहां पे देखा कि भारत का सिटीजन होने की वजह से हमें क्या क्या फायदा मिलता है। 26 जनवरी 1950 को किन लोगों को जो है भारत का नागरिक माना गया, कौन से 5 तरीके हैं और कैसे उसमें बदलाव होते गए भारत का नागरिकत्व प्राप्त करने से संबंधित, कौन से 3 तरीके हैं जिसके माध्यम से हमारा नागरिकत्व जाता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बेसिक क्या है उसको हमने समझा, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई ये चीज क्या है उसको हमने समझा, और उससे रिलेटेड अलग अलग टर्मिनोलॉजीज, वीजा क्या है, पासपोर्ट क्या है, और बाकी टर्मिनोलॉजीज उसको हमने समझने की कोशिश की। सो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट द टॉपिक ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के जो इश्यूज है, जैसे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर से संबंधित समय समय पर जो है अलग अलग बदलाव किए गए हैं, या मान लो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी है, या नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप जिसके माध्यम से भारत में दूसरे देश से आके इलीगली जो रह रहे हैं, स्पेशली बांग्लादेशी जो भारत में घुस के यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो एग्जैक्टली भारत के नागरिक कौन है, जो भारत के नागरिक नहीं है लेकिन फिर भी भारत में रह रहे हैं, उनकी लिस्ट बने, इसके लिए एनआरसी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, या जिससे रिलेटेड जो है अभी भी पूरी कार्रवाई कंप्लीट नहीं की गई है, स्टिल इट इज इन प्रोसेस। तो इन सारी चीजों को जो है हमें वहां पे ध्यान में लेना जरूरी है। ओके, तो ये जो है बेसिक है हमारा द टॉपिक ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अगले टॉपिक में हम पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे, विच इज रिलेटेड विद फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 दैट इज रिलेटेड विद फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार, उसको हम पॉलिटी के अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने प्लान किया है, टुमारो इन द इवनिंग, शाम को 5:15 बजे ऑफलाइन लेक्चर हमारा एमजीएमआईसी में होगा, दैट वुड बी द लेक्चर ऑफ हिस्ट्री। तो आपको सबको जो है ये लेक्चर अटेंड करना है। मैंने लास्ट टाइम देखा कि बहुत सारे लोगों ने जो है लेक्चर स्किप किए। आई डोंट वांट सच काइंड ऑफ सिनेरियो, एवरीबॉडी ऑफ यू आर गोइंग टू अटेंड द हिस्ट्री लेक्चर, परहैप्स दैट वुड बी द लास्ट लेक्चर
जिसमें जो है पूरा आपका हिस्ट्री वाला सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। सो टुमारो शार्प एट 5:15 AM 5:15 PM शाम को 5:15 नीचे के हॉल में जो है लेक्चर आपका हिस्ट्री का होगा, राइट। सो विद दिस वर्ड्स हम जो है एंड की तरफ वहां पे आ रहे हैं। आज के टॉपिक से रिलेटेड, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट है तो फ्रीली यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन। यस, एनीबडी, any question which you want to ask related to Indian citizenship? आर्टिकल 5 to 11 से रिलेटेड आज का जो डिस्कशन हुआ, कुछ एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नो डाउट फ्रॉम योर साइड? ओके, सो इफ देयर इज नो डाउट फ्रॉम योर साइड, नोट्स जो मिलेंगे आपको उसमें से फिर से ये टॉपिक अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। इससे रिलेटेड एमसीक्यू से रिलेटेड आपकी टेस्ट भी वहां पे होगी। सो आर्टिकल 11 तक हम आके पहुंचे हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में आर्टिकल 12 to 35 उसको हम जो है कवर करेंगे, राइट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, and we are meeting tomorrow in the evening at 5:15. That's all. Thank you.